हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये 12th की एनसीईआरटी जो है उसका ये चैप्टर 5 है, जिसका ये नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, या हम जेनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो जेनेटिक्स एंड वेरिएशन की हम इसमें बात करेंगे। और जेनेटिक्स में कौन कौन से नियम आते हैं, कौन कौन से लॉ हैं, इसके बारे में बात करें। जैसे सबसे बड़े जो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम मेंडल था, मेंडल के लॉ के बारे में बात करेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो हम आउटलाइन देखते हैं इसमें क्या क्या बात करेंगे। पहले बात करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। फिर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे, मेल एंड फीमेल का जो डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है। फिर म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से म्यूटेशन होते हैं, जो जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, कैसे कैसे म्यूटेशन होते हैं। डाउन सिंड्रोम हो गया, फिल्टर सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं। ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंडल लॉ से हम शुरुआत करते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रैक्टिकल के लिए जो उसने रिसर्च करी, तो उसने यूज किया एक गार्डन पी का एक प्लांट लिया, उसी पे उसने अपनी पूरी रिसर्च करी। तो उसने कई सारे कैरेक्टर लिए, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। तो कई सारे वेरिएबल कैरेक्टर्स थे। जैसे पहला था सीड का शेप कैसा होगा। तो दो तरह के सीड उसने लिए, राउंड लिए एंड रिंकल्ड लिए। ओके। उसके बाद सीड का कलर लिया। अभी सीड का शेप लिया था, अब क्या लेगा, कलर लिया उसने, वेंडल जी ने लिया। तो जो सीड का कलर था येलो है कि ग्रीन है, दो तरह के कलर लिए। अब वो आए फ्लावर पे। फ्लावर का कलर वायलेट होता है कि व्हाइट होता है, दो तरह के कलर लिए उन्होंने। फिर पॉड का शेप, एक तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, एक फुल होता है। फिर पॉड का कलर ग्रीन एंड येलो, दो तरह के कलर लिए उन्होंने। फिर फ्लावर की पोजीशन ली, एक्सियल पोजीशन है कि टर्मिनल पोजीशन है, एक्सियल और टर्मिनल दोनों ले लिए। फिर स्टेम की हाइट उन्होंने ली, कौन सी, एक टाल लिया एक ड्वार्फ लिया। तो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए पी के प्लांट के, जिस पर उन्होंने पूरी अपनी रिसर्च करी। कौन कौन से 7, एक तो सीड शेप हो गया, दूसरा सीड कलर, एक फ्लावर कलर, ओके, पॉड शेप, पॉड कलर, और फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होती है, टर्मिनल होती है, और उसके बाद स्टेम की हाइट ली, टाल एंड ड्वार्फ। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कलर कैरेक्टर मेंडल ने लिए और उसी पर अपनी पूरी स्टडी कर डाली। ओके। तो अब इसमें इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का जब लगभग 1950 की हम बात कर रहे हैं इसमें, that headway was made in the understanding of inheritance. Gregor John Mendel conducted hybridization experiments on the garden pea for 7 years. उन्होंने 7 साल इस पे अपने रिसर्च किया गार्डन पी पर, 1856 से लेकर, और 1856 से लेकर 1863, एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उन्होंने क्या किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बहुत इनहेरिटेंस के जो लॉ हैं उन्होंने प्रपोज किए। अब इसमें कई सारे लॉ थे।
लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। ओके, तो ये सारी चीजें उन्होंने दी, या ये सारे लॉ उन्होंने दिए। डोमिनेंस का डोमिनेंस, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसको क्या मान लिया, एक हाइपोथेसिस मान लिया गया, क्योंकि उसका भी एक तोड़ आ गया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। During Mendel investigation into inheritance patterns, it was for the first time the statistical analysis and mathematical logic were applied to problem in biology. His experiment had a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his inference from the experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to the general rule of inheritance rather than the being substanted ideas. Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. अब उन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने पूरी स्टडी करी गार्डन पी पे किया, तो वो उन्होंने दो कैरेक्टर लिए। जैसे प्लांट की मान लो हाइट ले लिया, तो हाइट में कौन कौन से लेंगे, दो चीजें होंगी, या तो ड्वार्फ होगा या तो टाल होगा, है ना। अगर कलर की बात करें तो या तो ग्रीन कलर होगा या व्हाइट कलर, येलो कलर होगा। सीट की कलर की अगर हम बात करें तो या तो येलो कलर होगा या तो ग्रीन कलर होगा। This allowed him to set up a basic framework of rule governing the inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observation and the complexity inherent in them. तो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए और पूरी अपनी स्टडी जो थी, जैसे अगर कलर की बात करें तो अगर सीड के कलर की बात करें तो सीड का कलर या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। तो येलो जो था वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, डोमिनेंट ट्रेट था। और ग्रीन क्या होगा, ये रिसेसिव हो जाएगा। तो ये वाले जितने भी दिए हैं ये रिसेसिव हैं, और ये जितने दिए हैं ये डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये एक डोमिनेंट का मतलब क्या है, ऐसे कैरेक्टर जो रिसेसिव वाले के कैरेक्टर को अगर वो किसी भी एलील में पाया जाएगा तो रिसेसिव वाले के कैरेक्टर को हाइड कर देगा या मास्क कर देता है, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। समझे। अब कंट्रास्टिंग ट्रेट की एक टेबल दी गई है, जैसे स्टेम की हाइट है और ये पूरी टेबल दी है। जैसे स्टेम की हाइट उन्होंने ली कौन सी, टाल या ड्वार्फ। फ्लावर का कलर वायलेट होगा या व्हाइट होगा। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होगी कि टर्मिनल है। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड है या फुल है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। पॉड का कलर ग्रीन या येलो होगा। और सीड का शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है। और उसके बाद सीड का कलर लिया येलो एंड ग्रीन। तो अगर फ्लावर की एनाटॉमी की हम बात करें तो एनाटॉमी अगर फ्लावर की देखें तो उसमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे स्टेमन पाए जाते हैं, कार्पल पाए जाते हैं। स्टेमन क्या हो गया, स्टेमन फीमेल पार्ट है, सॉरी स्टेमन जो है मेल पार्ट है और कार्पल क्या है, फीमेल पार्ट है। फिर स्टेमन में क्या होंगे, एंथर्स होंगे, वहां होगा पॉलन ग्रेन। और कार्पल का जो एकदम एंटीरियर ऊपर की पोजीशन होती है वहां पर स्टिग्मा पाया जाता है। और यहाँ जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे उन्हें हम कैलिक्स कहते हैं, जो कलरफुल स्ट्रक्चर है उन्हें पेटल्स कहते हैं। तो ये तो हो गई फ्लावर की एनाटॉमी की बात। अब अगर एक कैरेक्टर की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, अगर एक जीन के कैरेक्टर इनहेरिटेंस की बात करें तो क्या लिया उन्होंने, तो वो कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हाइट की बात करें तो टाल होगा या ड्वार्फ होगा। तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में पहला जो प्रैक्टिकल किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हाइट ली या कुछ भी ले सकते थे।
तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट बाय द मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। तो उन्होंने क्रॉस किसको किया? टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद क्या किया? ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ द क्रॉस एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट फॉर द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। और वहां से क्या किया उन्होंने कि उनके सीड कलेक्ट किए और उसके बाद उनको ग्रो करवाया। समझे? और इस जनरेशन को, जो पहली जनरेशन है, उस जनरेशन को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं या F1 जनरेशन कहते हैं। समझे? दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फिलियल फर्स्ट progeny or F1 generation. Mendel observed that all the F1 progeny were tall. जो F1 जनरेशन के जो सभी प्रोजनी थे वो क्या थे? वो टाल पाए गए। ओके। और उसके बाद फिर देखा उन्होंने कि नन वर ड्वार्फ, कोई भी ड्वार्फ नहीं था। उसके बाद क्या गई? ही मेड ए सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ द ट्रेट। ही फाउंड दैट द F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट। जो उसके बाद उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए देखने के लिए, लेकिन उन्हें क्या मिला? यही एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिला टाल का। ओके। ड्वार्फ वहां मिले ही नहीं उनको। and always that the trait of the other parent was not seen in them. दूसरे पेरेंट के वहां पर कैरेक्टर या ट्रेट नहीं पाया गया। Mendel then self-pollinated the tall F1 plant and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf, the character that was not seen in the F1 generation. अब यहाँ क्या किया उन्होंने? जो उनकी F1 वाली जनरेशन थी, जैसे मान लीजिए ये क्या निकली? ये F1 जनरेशन है, ये क्या हुई? ये F1 जनरेशन हो गई। तो इसमें क्या करा दिया? मान लो टी टी यहाँ था, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था, तो वहां इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया। जब सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया तब यहाँ क्या मिला कि यहाँ एक ड्वार्फ मिल गया और 3 क्या मिले? टॉल मिल गए। अब यहाँ अगर फिनोटाइप की बात करें तो 3 टॉल हैं तो 3:1 आ जाएगा। 3:1 का रेशियो आ गया अगर फिनोटाइप की अगर बात करें। अगर जीनोटाइप की बात करेंगे तो 1:2:1 आ जाएगा। अगर जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1 आएगा। ये रेशियो आ गया यहाँ। जो एक यहाँ क्या था, जैसे यहाँ ये अगर फिनोटाइप की बात करें तो टाल 3 है और एक ड्वार्फ है। अगर जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ एक रिसेसिव था और ये क्या था? ये डोमिनेंट था, डोमिनेंट होमोजाइगस था। यहाँ क्या थे? ये हेट्रोजाइगस थे। जैसे टी टी मिल गए, टी स्मॉल टी ये मिल गए। समझ गए? तो ये उन्होंने क्या करा, जो F1 जनरेशन थी उसकी जब सेल्फिंग करवाई तब उन्हें क्या मिला? डिफरेंट कैरेक्टर या डिफरेंट ट्रेट्स मिले। लेकिन F1 जनरेशन में जैसे पेरेंट थे वैसे ही कैरेक्टर शो हुए। तो समझ गए फर्स्ट मतलब एक जीन का इनहेरिटेंस क्या है? F1 जनरेशन में जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही कैरेक्टर मिलेंगे। और F2 जनरेशन में क्या होगा? F2 जनरेशन में क्या होगा? जब उसी के सेल्फिंग कराई जाएगी F1 की, तब वहां पर क्या हुआ? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिले, डिफरेंट कैरेक्टर मिले। जहां 3 टॉल मिले, एक ड्वार्फ मिला, तो वहां जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो गया। समझे? तो वही चीज इसमें लिखी है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टाल F1 प्लांट एंड हिज सरप्राइज्ड फाउंड दैट इन द filial 2 generation some of the offspring were dwarf, the character that was not seen in the F1 generation. dwarf मिले लेकिन F1 जनरेशन में तो कोई dwarf था नहीं। समझे ना? F1 जनरेशन में कोई ड्वार्फ नहीं था, लेकिन जब सेल्फिंग उन्होंने करवाई F1 जनरेशन की तब वहां पर ड्वार्फ का प्रोडक्शन हो गया।
अब क्या किया, F1 जनरेशन वाज नाउ एक्सप्रेस्ड, उसके बाद क्या हुई, F1 जनरेशन एक्सप्रेस हो गई। द प्रोपोर्शन ऑफ द प्लांट वर ड्वार्फ वर 1/4, 4 में से 1 ड्वार्फ मिला और 4 में से 3 क्या मिले, टाल मिल गए वहां पर। समझ गए ना, 1/4 जो था, 1:4 जो थे ड्वार्फ मिला, 4 में से 1 ड्वार्फ मिला और 4 में से 3 क्या थे, टाल थे F2 जनरेशन में। The tall dwarf trait were identical to their parent type and did not show any blending. That is, all the offspring were either tall or dwarf. None were in between height. या तो यहाँ क्या था, यहाँ जब F2 जनरेशन में देखा गया तो यहाँ या तो टॉल था या तो ड्वार्फ था, उसके बीच का बिटवीन का कोई नहीं मिला कि मीडियम साइज का हो। Similar results were obtained with the other trait that he studied. Only one of the parental trait was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage both the trait were expressed in the proportion 3:1. जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो F1 जनरेशन का जब वो करवाया गया, सेल्फिंग करवाई गई, तो F2 जनरेशन में क्या रेशियो मिला, 3:1। अगर दूसरा भी कैरेक्टर हम यहाँ लेते तब भी क्या मिलता, 3:1 ही मिलेगा। अगर हम हाइट न लेके अगर कलर की बात करें तो एक ही अगर कैरेक्टर, एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे तब वहां 3:1 का रेशियो मिलेगा। तो उन्होंने क्या करवाया, ये देखिए उन्होंने क्या किया, ये पेरेंटल है, ये टाल है, ये ड्वार्फ है, दोनों को सेल्फिंग करवा दी, सॉरी यहाँ क्रॉस करवाया, क्रॉस करवा के F1 जनरेशन में टाल टाल मिले, दोनों प्रोजनी क्या था, ये टाल मिले यहाँ के प्रोजनी, और इसी का टाल से ही टाल का क्या करवा दिया, जब सेल्फिंग करवा दिया तब यहाँ क्या मिले, 3 टाल प्रोजनी हुई और 1 ड्वार्फ मिल गया। तो यही रेशियो क्या है, 3:1 रेशियो। Based on these observations, Mendel proposed that the something was being stably passed down, unchanged from parent to offspring throughout the gamete. उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो पास हुआ है, पेरेंट से प्रोजेनी में कुछ ना कुछ ऐसा तो गया है जो उसने चेंज करवा दिया उसको। ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब कई सारी जब जनरेशन हुई तो वहां क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो पास हुआ है, वहां कोई ऐसा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट कर रहा है, वहां पर टाल ड्वार्फ का कैरेक्टर शो करवा रहा है। ही कॉल्ड दीज थिंग एज अ फैक्टर, नाउ वी कॉल्ड देम एज अ जीन। और वहां क्या उन्होंने क्या कहा कि ये जीन का कमाल है, ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल हैं ये F2 जनरेशन में जो हमें इतने वेरिएबल ट्रेड्स मिल रहे हैं। Therefore are the unit of the inheritance, और इसी जीन को ही क्या कहा गया कि जीन आर द यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। They contain the information that is required to express particular trait in an organism. तो जीन क्या होते हैं, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं जो कि दूसरी जो जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उसमें कोई कैसा कैरेक्टर शो होगा, इनके पास वो इंफॉर्मेशन होती है। जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर या ट्रेट, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। अगर पेयर ऑफ ट्रेट अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि टाल है एंड ग्रीन है, या टाल है एंड येलो है, तो यहाँ 2 कैरेक्टर हो गए, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एलील होगा। या हम उसी जीन के ही 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को रखने वाले को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन, ये सेम जीन से क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए अलग अलग ट्रेट को कैरी करते हैं। If we use alphabetical symbol for each gene, then the capital letter is used for the trait that expressed at the F1 generation and a small alphabet for the other trait.
तो F1 जनरेशन के लिए हम क्या यूज किए, टाल यूज कर लिए या कैपिटल लेटर यूज कर लिए। ओके, और जैसे मान लो डोमिनेंट की अगर हम बात करें तो वहां हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, और रिसेसिव की जब बात करेंगे तो वहां हम स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। अगर हाइट की बात करें तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस of the other character of the height, T is used for the tall trait and capital T is used for the tall trait and small t is used for the dwarf trait, and capital T and small t allele are allele of the each other. Hence in plant the pair of the allele for height would be क्या होंगे, यहाँ height के लिए एलील कौन से होंगे, या तो कैपिटल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या स्मॉल टी होगा। तो ये डोमिनेंट हो गया, ये हेट्रोजाइगस हो गया, और ये क्या हो गया, ये कैरेक्टर होमोजाइगस हो गया, और ये हेट्रोजाइगस है, और ये क्या है, रेसेसिव होमोजाइगस है। समझ गए। Mendel also proposed that in the true breeding tall and dwarf P variety, the allelic pair of the gene were the height are the identical or homozygous, capital T और small t respectively. अगर टाल की बात करें तो वहां क्या होगा, कैपिटल टी होगा होमोजाइगस, और यहाँ अगर ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी होगा। Capital T and small t are called the genotype of the plant, while the descriptive terms tall and dwarf are the phenotype. अगर जीनोटाइपिक की बात करें तो वहां क्या होगा, कैपिटल टी की बात करेंगे, और अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो वहां हम टाल एंड ड्वार्फ टर्म का यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एज द मेंडल फाउंड द फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन इज हेट्रोजाइगस। अब F1 जनरेशन में क्या मिला था, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा, और इसी से मेंडल ने क्या करवा दी थी, इसी की इसके सेल्फिंग करवा दी थी। समझ गए। फिर उन्होंने क्या है, हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी टू बी एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट इन द अपीयरेंस। अब यहाँ क्या था, जो कैपिटल टी जो वाले जो एलील थे, और जो F1 जनरेशन का जो एलील था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिनोटाइपिक में कोई चेंज नहीं था इनके, ये दोनों एक दूसरे से सेम था, लेकिन जीनोटाइप में चेंज आ गया यहाँ, क्योंकि वहां हेट्रोजाइगस था, यहाँ होमोजाइगस हो गया। He proposed that in the pair of dissimilar factor one dominate to the other. अब यहाँ उन्होंने कहा कि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, या जो स्मॉल टी का जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको हाइड कर देता है, उसको मास्क कर देता है, और अपना कैरेक्टर शो कर देता है। समझ गए। और जो कैरेक्टर दूसरे का हाइड करता है, हाइड करने वाला या मास्क करने वाला कहलाता है, कहते हैं उसे डोमिनेंट, और जिसका कैरेक्टर मास्क हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव कहते हैं। in this case capital T for the tallness is dominant over the T small t। तब हम यहाँ क्या कहेंगे, तब इस अगर ये सब जानकारी हम लेकर बात करें तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल टी पर, और स्मॉल टी यहाँ क्या होगा, स्मॉल टी यहाँ क्या है, रेसेसिव है। अब उसके बाद क्या, ही ऑब्जर्व आइडेंटिकल बिहेवियर फॉर ऑल द अदर कैरेक्टर और ट्रेट्स पेयर दैट ही स्टडीज। इसी तरह उन्होंने और भी जितने ट्रेट्स से उसके भी एक कैपिटल ले लिया, एक स्मॉल ले लिया, मान लो अगर कलर की बात करें। समझ गए। It is convenient and logical to use the capital and a lower case of an alphabetical symbol to remember this concept of dominance and recessiveness। और यहाँ ये जो हम कैपिटल टी स्मॉल टी यूज कर रहे हैं किसके लिए, एक सिंबल है ये शो करने के लिए, डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है।
तो समझ गए, यहाँ पर ये मेंडल के बारे में हमने बात कर ली। अब हम कल बात करेंगे। तो ये हमारा क्या था, ये जो हमने बात करी ये क्या था, एक जीन का इनहेरिटेंस था, वन जीन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का था। और आगे का लेक्चर जो अपलोड होगा, जो हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे, वो वहां हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। और इसे दूसरा भी टर्म दिया जाता है, इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ गए। और दूसरा जो कैरेक्टर होगा वहां डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब दो ट्रेट हम लेकर चलेंगे तो वहां डाई हाइब्रिड की बात करेंगे। समझ गए। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।